नमस्कार दोस्तों, एसपी स्टडी पॉइंट के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो के माध्यम से बीए, बीएससी बीकॉम, बीबीए, बीएससी होम साइंस सेमेस्टर 5 को करिकुलर कोर्स का मैं क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराने वाला हूँ। सेमेस्टर 5 में जो आपका को करिकुलर कोर्स है यानी अनिवार्य सहगामी पाठ्यक्रम है वह है एनालिटिक एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस। ये पेपर आपका ओएमआर सीट पर कराया जाता है यानी एमसीक्यू प्रकार के प्रश्न आपके पेपर में पूछे जाते हैं। सभी विश्वविद्यालय का पाठ्यक्रम सेम होने की वजह से आप चाहे जिस विश्वविद्यालय के विद्यार्थी हों, आप किसी भी विश्वविद्यालय के किसी भी कॉलेज से बिलोंग करते हों, सब के लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा। आप यहाँ पर पेपर में देखेंगे भैया दिया है बीए सेमेस्टर 5, तो इसका मतलब ये नहीं है कि केवल ये बीए वालों के लिए है। बीए, बीएससी बीकॉम, बीएससी होम साइंस, बीबीए, इन सभी का को करिकुलर कोर्स का जो पेपर है उनका सिलेबस सेम है। ठीक है, क्या होता है कि कुछ विश्वविद्यालय पेपर बीए, बीएससी का अलग अलग करवाती हैं, कुछ विश्वविद्यालय ऐसे हैं जो बीए, बीएससी बीकॉम का एक साथ करवाते हैं। ठीक है, और एक ही पेपर बनता है, तो ये आपकी यूनिवर्सिटी पर डिपेंड करता है। बाकी प्रश्न पत्र में जो प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे वो सभी सेम होते हैं और आपका सिलेबस सेम है। और सबसे ज़्यादा अनिवार्य चीज़ ये है कि एनालिटिक एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस ये आपको देखना है, क्योंकि ये पेपर आपका टाइटल है। ठीक है, कल कानपुर विश्वविद्यालय का पेपर लगा हुआ है, उन सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें है। बाकी विश्वविद्यालय के लिए जैसे कि अभी राजा महेंद्र प्रताप अलीगढ़ विश्वविद्यालय का नहीं हुआ है, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी का नहीं हुआ है, ठीक है, MJPRU बरेली विश्वविद्यालय का नहीं हुआ है, तो इस प्रकार के सभी विश्वविद्यालय के लिए इंपॉर्टेंट होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। आपकी स्क्रीन पे एक पहला क्वेश्चन आ चुका है जिसमें पूछा गया था व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ए वेब ब्राउज़र व्हेन यू विजिट ए वेबसाइट। यानी कि जब आप किसी वेबसाइट पर जाते हैं तो वेब ब्राउज़र का प्राथमिक कार्य क्या होता है भैया। तो किसी भी वेबसाइट पर जब हम जाते हैं तो वेब ब्राउज़र का जो प्राथमिक कार्य होता है वो होता है वेब सामग्री को पुनः प्राप्त करना और प्रदर्शित करने के लिए भेजना। ठीक है, तो इसमें आप लगा दीजिएगा आंसर नंबर बी। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। आपका दूसरा क्वेश्चन है कि सुरक्षित और एनक्रिप्ट वेबसाइट कनेक्शन के लिए उपयोग किए जाने वाला विशिष्ट प्रोटोकॉल क्या है। तो विशिष्ट प्रोटोकॉल जो है वो है HTTPS। ओके, आंसर सी इसमें लगा दीजिएगा सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पूछा गया था कि व्हाट इज़ द साइबर सिक्योरिटी, साइबर सुरक्षा क्या है। तो साइबर सुरक्षा को हम किस नाम से जानते हैं, ध्यान रखेंगे। यहाँ पर कंप्यूटर सिस्टम और डेटा चोरी, क्षति या अधिकृत पहुँच से सुरक्षा जो देता है उसको साइबर सुरक्षा कहा जाता है। सी आंसर आपका सही होगा। अगला देखेंगे चौथा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉमन साइबर सिक्योरिटी। यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सामान्य साइबर सुरक्षा खतरा है। पहला ऑप्शन देखिएगा भारी वर्षा, तो इसमें साइबर सुरक्षा से भारी वर्षा से कोई मतलब नहीं है, ये भी नहीं आपका होगा। भूकंप से भी कोई संबंध नहीं है। फिशिंग हमले, ठीक है, फिशिंग हमले ये संबंधित आपके सामान्य साइबर सुरक्षा खतरा से, तो सी आंसर लगा दीजिएगा इसका सही उत्तर। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं भाई। पांचवा क्वेश्चन आपका आया हुआ था। पांचवा क्वेश्चन है इसमें सुरक्षा, साइबर सुरक्षा में फेयरवॉल का उद्देश्य क्या होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कई बार ये पेपर में आ चुका है भाई। ठीक है, तो साइबर सुरक्षा में जो फेयरवॉल है उसका संबंध किससे है। ठीक है, तो इसका जो संबंध है दोस्तों वो आपका हो जाएगा अधिकृत पहुंच और हमलों को रोकने के लिए नेटवर्क ट्रैफिक और फिल्टर को नियंत्रित करना। ठीक है, तो इनमें से तो पहला ऑप्शन करा था कि शारीरिक तोड़फोड़ से बचने के लिए, तो बिल्कुल ये तो होगा नहीं। इंटरनेट के एक्सेस को ब्लॉक करने के लिए भी नहीं प्रयोग किया जाता है। कर्मचारी उत्पादकता की निगरानी, इसमें भी नहीं। आंसर डी लगाइएगा, अधिकृत पहुँच और हमलों की रोकथाम के लिए नेटवर्क ट्रैफिक को फिल्टर और नियंत्रित करना, ये फेयरवॉल का उद्देश्य है। तो आपका ऑप्शन डी करेक्ट उत्तर हो जाएगा पांचवें क्वेश्चन का आंसर। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। और छठवां क्वेश्चन है कि सूचना विशेषताओं के CIA मॉडल में सी का क्या अर्थ है। ठीक है, तो यानी कि व्हाट डज द सी स्टैंड फॉर ए CIA मॉडल ऑफ इंफॉर्मेशन कैरेक्टरिस्टिक। तो इसमें इसका जो फुल फॉर्म होता है दोस्तों वो आपका हो जाएगा कॉन्फिडेंटली, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए आपके 7वें क्वेश्चन को देख लेते हैं। 7वां क्वेश्चन यहाँ पर आया हुआ है कि निम्नलिखित में से किसे सूचना सुरक्षा के लिए सामान्य खतरा नहीं माना जाता है। ठीक है, सामान्य खतरा किसे माना नहीं जाता। तो फिशिंग हमला ये सामान्य खतरा नहीं है। ठीक है, ये सामान्य खतरे के अंतर्गत आता है, सामान्य खतरा नहीं है। पासवर्ड प्रबंधन, ठीक है, सामान्य खतरा पासवर्ड प्रबंधन नहीं है।
ऑप्शन बी लगा दीजिएगा सही उत्तर। चलिए भाई अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, 8वां क्वेश्चन है, फिशिंग हमले का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? फिशिंग हमले का प्राथमिक लक्ष्य पूछा गया है। पहला ऑप्शन देखिए कि इसमें दिया गया उपयोगकर्ताओं को ऑनलाइन सुरक्षा के बारे में शिक्षित करना, तो बिल्कुल ये सत्य कथन है। ठीक है, ये लक्ष्य इनका नहीं है। प्राप्तकर्ताओं को बहुमूल्य जानकारी प्रदान करना, ये भी नहीं इसके अंतर्गत आता है। यहाँ पर सी ऑप्शन देखिएगा, संवेदनशील डेटा या खातों तक अधिकृत पहुंच प्राप्त करना, तो बिल्कुल यही आपका सी आंसर करेक्ट उत्तर होगा। ठीक है, फिशिंग हमले का जो प्राथमिक लक्ष्य होता है वो संवेदनशील डेटा या खाते जो होते हैं उनको अधिकृत की तरह से पहुंच प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो सी आंसर करेक्ट उत्तर आपका हो जाएगा यहाँ पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्न शब्दों को सही क्रम, जिस क्रम में वह डिक्शनरी में रखने जाने चाहिए, व्यवस्थित करने पर अंतिम शब्द क्या होगा? यहाँ पर अंतिम शब्द पूछा गया है और ये 4 ऑप्शन दिए गए। थोड़ा सा दोस्तों ये सस्पेंस का क्वेश्चन है, उसको मैं ड्रॉप कर दे रहा हूँ, आगे बढ़ता हूँ। चलिए 10वें क्वेश्चन को देखते हैं और 10 नंबर क्वेश्चन में है श्रेणी। श्रेणी से 2 क्वेश्चन आएगा पेपर में, 2 से 3 प्रश्न भी बन सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। इसमें है कि इस श्रेणी यानी 0, 3, 8 और 15 का अगला पद क्या होगा? इसमें अगला पद पूछा गया है, तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, जब भी आपसे पूछा जाए अगला पद तो उसके लिए आप क्या करेंगे? देखिए इस श्रेणी क्रम का पहला जो हो जाएगा वो 0, 3, 8 और इसके बाद 15, 15 के बाद आएगा 24, 24 के बाद में आएगा 35 और इसके बाद में आएगा 48। तो इसमें पूछा गया था कि अगला पद, तो हमने 0, 3, 8 तक हमारे पास था, 15 तक। ठीक है, इसके बाद पूछा गया था 24, 24 इस ऑप्शन में आपके है। आप देखिएगा ऑप्शन नंबर ए, यही आपका सही आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका है जिसमें है कि सही विकल्प का चुनाव करना है आपको। ठीक है, सही विकल्प का चुनाव करना है, जिसमें दिया गया तैरना का संबंध जैसे डूबना से है, तो नाव का संबंध किससे होगा? तो नाव का संबंध जहाज से होगा। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर होगा। चलिए सभी लोग कमेंट भी करते रहिएगा भाई, और वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। जितने भी छात्र छात्राएं हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा भाई। आप सबसे मेरा रिक्वेस्ट है, नोटिफिकेशन जो बेल है उसको भी ऑन कर लीजिएगा। चलिए दूसरे क्वेश्चन का आंसर करने का प्रयास कीजिएगा। दिया गया कि थर्मामीटर का संबंध जिस प्रकार से तापमान से है, थर्मामीटर क्या मापता है? तापमान को। तो उसी प्रकार से ग्लूकोमीटर क्या नापेगा? तो ग्लूकोमीटर से क्या मापा जाता है? रक्त शर्करा, ब्लड शुगर मापा जाता है। ठीक है, तो आंसर बी आप लगा दीजिएगा इसका करेक्ट उत्तर। ग्लूकोमीटर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला देखते हैं। इनमें पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 13 में कि इनमें से कौन सा सर्वथा भिन्न है? भिन्न पूछा गया कौन सा है? देखिएगा नाक, कान, आँख, ये सभी ज्ञानेंद्रियों के अंतर्गत आता है। मस्तिष्क इससे भिन्न है। ठीक है, मस्तिष्क यहाँ पर पार्ट्स के मस्तिष्क क्या है, इससे भिन्न है, तो डी लगा दीजिएगा, आंसर इसमें करेक्ट उत्तर है। भिन्न पूछा गया था तो मस्तिष्क अलग है, कान, नाक, आँख ये एक अलग प्रक्रिया है जो कि मस्तिष्क के अंतर्गत ही आती है, तो मस्तिष्क आपका अलग हो गया। ठीक है, तो ज्ञानेंद्रिया भी इनको कहते हैं और मस्तिष्क इसमें नहीं है, तो डी आंसर करेक्ट उत्तर होगा। 14 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है और जिसमें क्या पूछा गया है क्वेश्चन कि अमर, समर व अजहर की कुल आयु 80 वर्ष है। इनकी आयु कितनी है? 80 वर्ष। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु कितनी रही होगी? 4 वर्ष पूर्व पूछा गया है कि इनकी आयु कितनी रही होगी। ठीक है, तो टोटल आयु कितनी है? टोटल आयु है 80 वर्ष। अब कितने लोग हैं? 3 लोग। कितने साल के बाद पूछ रहा है? 4 साल के पहले की बात पूछ रहा है, तो इंटू 4 कर देंगे तो कितना हो जाएगा भैया ये? तो 8 4 और 4 3 12 यानी 80 माइनस 12 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 68। ऑप्शन में आपके है, देखिएगा सी ऑप्शन दिख रहा है, 68 आपका यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। यानी कि 4 साल बाद जो उनकी आयु रही होगी वो 68 साल रहेगी। ओके, 4 साल पूर्व, तो सी आंसर हो जाएगा 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर। चलिए भाई 15वें क्वेश्चन का आंसर देखिएगा। 15 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है? एक सेब का मूल्य कितना है? 7 रुपये और एक केले का मूल्य है कितना? 5 रुपये। सोनू कुल 38 रुपये के फल खरीदता है, तो उसके द्वारा सेब कितने सेब खरीदे गए होंगे? ये क्वेश्चन आया हुआ है। अब इसको देखिएगा, हमने यहाँ पर ले लिया 7M, यानी कि सेब का, एक सेब का जो मूल्य है वो 7 रुपये है। ठीक है, प्लस केले का मूल्य कितना है? 5, इसको हम लिख लेते हैं N के रूप में, और टोटल जो फल खरीदा गया उसकी संख्या कितनी है? 38। ओके, इतना आप लोगों ने दिया। अब क्या करेंगे,
हम कर देंगे 5n इक्वल टू क्या कर देंगे 38 माइनस 7m। ओके, अब कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, फिर n इक्वल टू अगर हम देखेंगे तो n इक्वल टू हो जाएगा 38 माइनस 7/5 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम इसको देख लेते हैं कितना आया, n इक्वल टू 38 माइनस 7/5। अब यहाँ पर देखिएगा 7 दिया गया है ना, 7, तो 38 में से अगर हम 7 निकाल दें तो कितना हो जाएगा 31/5। तो क्या इसके मल्टीपल में है, 5 इससे डिविजिबल है, तो बिल्कुल नहीं। अगर हम m का मान यहाँ पर क्या कर लें 0 कर दें, तो m का मान 0 कर देंगे तो 38 इज़ नॉट डिविजिबल बाई, यानी आएगा 38, तो 38 इज़ नॉट डिविजिबल बाई 5, नहीं कटेगा भाई 5 से। अगर हम m का मान कितना कर लें, m बराबर 1 ले लें, तो 1 रखने पर 31 आएगा, 31 भी 5 के टेबल में नहीं आएगा। अगर हम m का मान 2 रख देते हैं तब भी 24 आएगा, तो 24 क्या ऑप्शन में है, 24 देखिएगा ये 5 से डिवाइड नहीं होगा कम्प्लीटली। अगर हम m का मान 3 रख देते हैं तो 17 आएगा, 17 भी 5 से कटेगा नहीं। अगर हम m का मान 4 रख देते हैं तो कितना आएगा 10, 10 किससे कट जाएगा 5 से, यानी कि n बराबर कितना आ जाएगा, m बराबर आपका 4 आ जाएगा। ऑप्शन में कहीं है आपके पास, देखिए भाई 4 दिया गया है, इसी ऑप्शन इसका करेक्ट उत्तर होगा। चलिए अगला देखते हैं, 16 नंबर प्रश्न है, एक टेलीफोन डायल के सभी अंकों का गुणनफल क्या होगा। तो देखिएगा सभी अंक 0 से लेकर के 9 तक ही अंक होते हैं ना, तो अगर हम किसी भी संख्या को 0 से क्या करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो इसका मान कितना आएगा 0 ही होगा। इनमें से कोई नहीं आप लगा दीजिएगा क्योंकि ये तीनों ऑप्शन नहीं होंगे। ठीक है भाई, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर, जिसमें है कि एक फ़ोटो की ओर इशारा करते हुए दिनेश कहता है कि उसके पिता मेरी माता के इकलौते पुत्र हैं, तो वह फ़ोटो किसकी है। तो बात इसमें कौन कर रहा है भैया, यहाँ पर दिनेश ने क्या बताया, दिनेश ने ये बताया एक फ़ोटो थी और उसकी तरफ इशारा करते हुए दिनेश कहता है कि उसके पिता यानी उसके पापा, दिनेश के पापा और मेरी माता, उसके पिता मेरी माता के इकलौते पुत्र हैं, तो वो किससे किससे संबंधित है। तो ये हो जाएगा दिनेश का पुत्र। ठीक है, क्या हो जाएगा, दिनेश का पुत्र हो जाएगा। डी आंसर इसमें से सही उत्तर होगा भाई। क्लियर है, क्या किसी को डाउट है कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है, एक महिला का परिचय एक व्यक्ति, ये मान लिया ए एक महिला है, ठीक है, और बी कोई एक व्यक्ति है। ठीक है, तो एक महिला का परिचय ये व्यक्ति दे रहा, बी दे रहा है ए का परिचय, और बता रहा है कि इसकी माँ यानी कि इस महिला की माँ मेरी सास की इकलौती पुत्री है। तो उस महिला व्यक्ति उस महिला का क्या लगता है, तो व्यक्ति उस महिला का क्या लगेगा भाई, पिता कहलाएगा, वो पिता होगा क्योंकि इसकी सास इकलौती पुत्री की बात हो रही ना, तो यहाँ पर पिता होगा। यहाँ पर बी आंसर करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 18 का बी आपका सही उत्तर है। चलिए अगले देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 19 नंबर, और इसमें है कि यदि पाइप को 169 165 लिखा जाए तो स्वान लिखने पर अंतिम अंक क्या होगा। तो इसका अंतिम अंक पूछा गया है। तो देखिएगा जब हम पाइप को लिखते हैं, ठीक है, पाइप की बात आई तो हमने क्या इसको लिखा 169 165, तो हम स्वान को क्या लिखेंगे, तो स्वान को हम लिखेंगे, स्वान को इसका जो कोड हो जाएगा 192 311 4। तो लास्ट में आप देखिए कौन अंक आ रहा है, 4 आ रहा है, तो इसमें लास्ट का जो अंतिम अंक होगा वो 4 ही होगा। ठीक है, तो ऑप्शन में है कहीं सी आंसर है ये। चलिए आपका सी इसमें करेक्ट उत्तर हो जाएगा। किसी भी को क्लियर क्वेश्चन पता होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने का प्रयास कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे क्वेश्चन को हमने ड्रॉप कर दिया क्योंकि थोड़ा सा रीजनिंग का ज़्यादा ही टिपिकल क्वेश्चन था और यहाँ पर सॉल्व कराना संभव नहीं क्योंकि उनको मैं बोर्ड पर करा दूंगा। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पेपर में आने वाले हैं उनको मैं रिवीजन करा दे रहा हूँ। ठीक है भाई, चलिए 46 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कंप्यूटर सिस्टम में CPU कैश मेमोरी का प्राथमिक कार्य पूछा गया था। तो कंप्यूटर सिस्टम में CPU कैश मेमोरी का जो प्राथमिक कार्य होता है वो क्या होता है दोस्तों, वो होता है अक्सर उपयोग किए जाने वाले डाटा को संग्रहित करके
डेटा एक्सेस को तेज करना। ठीक है, तो सी आंसर लगाइएगा सही उत्तर। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, जिसमें क्या पूछा गया है कि किस प्रकार की मेमोरी नॉन वोलेटाइल होती है और आमतौर पर कंप्यूटर में प्रोग्राम और डेटा के दीर्घकालिक भंडारण के लिए उपयोग की जाती है। आपके ऑप्शन ए दिए गए हैं रैम, बी आपका कह रहा है रोम, सी ऑप्शन है कैश मेमोरी और डी दिया गया वर्चुअल मेमोरी। तो इसमें सही उत्तर क्या होगा, हो जाएगा आपका रीड ऑनली मेमोरी यानी कि रोम। ठीक है, तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया है कि कौन सी मेमोरी किस प्रकार आमतौर पर सबसे तेज है लेकिन कंप्यूटर सिस्टम में प्रति यूनिट स्टोरेज सबसे महंगा भी है। तो वो किसका महंगा भैया, वो सॉलिड स्टेट यानी एसएसडी का है। ठीक है, यहाँ पर आपका सॉलिड स्टेट ड्राइव कहलाएगी एसएसडी, बी आंसर करेक्ट उत्तर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, जिसमें पूछा गया कि कंप्यूटर सिस्टम में BIOS जिसे बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम कहते हैं उसका उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य पूछा गया, पहला ऑप्शन कह रहा है कि उपयोगकर्ता डेटा संग्रहित करना, बी ऑप्शन है कि ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए अस्थायी भंडारण प्रदान करना, ऑप्शन सी कह रहा है कि स्टार्टअप के दौरान हार्डवेयर घटकों को प्रारंभ और नियंत्रित करना। बिल्कुल सही है भाई, आपका सी आंसर इसमें करेक्ट उत्तर होगा। ठीक है, 49 नंबर का सी ऑप्शन करेक्ट उत्तर है। अगला देखते हैं 50 नंबर क्वेश्चन, और 50 नंबर क्वेश्चन आपका है कि आधुनिक कंप्यूटरों में निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य प्रकार का प्राथमिक भंडार है। जिसमें पहला ऑप्शन कह रहा है कि हार्ड डिस्क ड्राइव यानी HDD, बी ऑप्शन दिया सॉलिड स्टेट ड्राइव। ठीक है, सी ऑप्शन देखेंगे जिसमें दिया गया है कि CD रोम और डी दिया गया मैग्नेटिक टेप। तो इनमें करेक्ट उत्तर कौन सा हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। 50 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, यानी कि सॉलिड स्टेट ड्राइव। आधुनिक कंप्यूटर में जो सबसे तेज गति के लिए भंडारण का जो प्रयोग किया जा रहा है वो है SSD। और यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन थोड़ा सा मुझसे मिस्टेक हुआ है, जो कि ये था 48 नंबर में कि कौन सी मेमोरी प्रकार आमतौर पर तेज है लेकिन कंप्यूटर सिस्टम में प्रति यूनिट स्टोरेज सबसे महंगा है, उसमें कैश मेमोरी होगी। क्या हो जाएगा दोस्तों, सही कर लीजिएगा, कैश मेमोरी, सी ऑप्शन करेक्ट उत्तर है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट आपका है 51 नंबर, और इसमें पूछा गया है कि कंप्यूटर सिस्टम में सहायक मेमोरी का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है। तो भैया कंप्यूटर सिस्टम में जो सहायक मेमोरी होती है उसका उद्देश्य ये होता है कि कोई भी प्रोग्राम हो उसका डेटा क्या करे, दीर्घकालिक भंडारण प्रदान करे। तो डी आंसर इसका करेक्ट उत्तर होगा 51 नंबर क्वेश्चन का। 52 नंबर प्रश्न स्क्रीन पे आ चुका होगा, और इसमें पूछा गया है कि किस प्रकार की सहायक मेमोरी का प्रयोग आमतौर पर डेटा और प्रोग्राम को संग्रहित करने के लिए किया जाता है जिन्हें कंप्यूटर या उपकरणों के बीच ले जाने की आवश्यकता होती है। आपके ऑप्शन दिएंगे भाई, ऑप्शन ए कह रहा है कि हार्ड ड्राइव, हार्ड डिस्क ड्राइव, बी आपका दिया गया है जिसमें है USB फ्लैश ड्राइव, सी ऑप्शन है ऑप्टिकल डिवाइस, और डी दिया गया रैम यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो इनमें से जो सही आंसर हो जाएगा 52 नंबर प्रश्न का वो क्या हो जाएगा, ध्यान रखेंगे, आपका हो जाएगा USB फ्लैश ड्राइव करेक्ट उत्तर होगा। चलिए तो बी आंसर करेक्ट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं 53 नंबर क्वेश्चन, जिसमें है कि कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम का प्राथमिक उद्देश्य पूछा गया है कि व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज इन ए कंप्यूटर। तो कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम का प्राथमिक जो उद्देश्य है वो है हार्डवेयर संसाधनों का प्रबंधन। ठीक है, बी आंसर लगाइएगा सही उत्तर। अगला देखेंगे 54 नंबर क्वेश्चन, जिसमें है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर के उदाहरण के अंतर्गत कौन से आते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपका दिया गया है पहला, ऑप्शन ए। बी है कि एडोब फोटोशॉप, सी दिया गया विंडो 10 और डी दिया गया गूगल क्रोम। तो इसमें से करेक्ट उत्तर हो जाएगा आपका विंडो 10। ठीक है, विंडो 10 एक सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है, सी आंसर करेक्ट उत्तर होगा। अगला देखेंगे 55 नंबर प्रश्न, जिसमें पूछा गया है कि कंप्यूटर सिस्टम में डिवाइस डाइवर्स की क्या भूमिका होती है। तो डिवाइस डाइवर्स की भूमिका यहाँ पर पूछी गई है। आपके ऑप्शन ए कह रहे हैं, जिसमें कह रहा है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का प्रबंधन करना, या फिर यूजर इंटरफेस प्रदान करना, सी है हार्डवेयर उपकरण के साथ नियंत्रण और संचार करना, और डी कह रहा है सिस्टम डायग्नोस्टिक चलाना। तो करेक्ट उत्तर इनमें से हो जाएगा
हार्डवेयर उपकरणों के साथ नियंत्रण और संचार करना। कंप्यूटर सिस्टम में डिवाइस ड्राइवर्स की जो भूमिका है वो है हार्डवेयर उपकरणों के साथ नियंत्रण और संचार करना। ठीक है, तो 55 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि कंप्यूटर सिस्टम को वायरस, मालवेयर और अन्य सुरक्षा खतरों से बचाने के लिए किस प्रकार के सॉफ्टवेयर डिजाइन किए गए हैं। तो इसमें बहुत कॉमन सी बात है, लगभग सभी लोग आज के युग में कंप्यूटर का प्रयोग कर ही रहे हैं, क्योंकि उसमें एंटीवायरल सॉफ्टवेयर डाला जाता है इन सब से बचने के लिए। ठीक है, तो सी आंसर इसमें करेक्ट उत्तर आपका हो जाएगा। 57 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे है और इसमें दिया गया है कि कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर घटक कंप्यूटर पर कई कार्य या प्रतिक्रियाओं के निष्पादन के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है। तो इसमें आप ध्यान रखेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नेल। ठीक है, जिम्मेदार कौन सा है, ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नेल, यानी सी आंसर हो जाएगा 57 नंबर प्रश्न का। चलिए 58 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है दोस्तों, जिसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य पूछा गया कि कौन सा नहीं है भाई। पहला है कि मेमोरी और स्टोरेज का प्रबंधन करना, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत आता है। ग्राफिक्स यूज़र इंटरफेस प्रदान करना, ये भी इसके अंतर्गत है। एप्लीकेशन को चलाना, ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम का ही कार्य है। डी आंसर लगाएंगे। दस्तावेज और छवियों का निष्पादन ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं करता है। ठीक है, इसका एक जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के माध्यम से चलता है। ओके, तो डी आंसर लगाइएगा सही उत्तर। अगला देखेंगे 59 नंबर क्वेश्चन, जिसमें है कि किसी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर श्रेणी में छवियों और ग्राफिक्स बनाने और संपादित करने के लिए प्रोग्राम इनमें से कौन सा है। पहला ऑप्शन दिया गया है, देखिएगा ऑफिस स्वीट्स, बी दिया गया है ग्राफिक्स डिजाइन सॉफ्टवेयर, सी है वेब ब्राउज़र और डी दिया गया मल्टीमीडिया प्लेयर। तो इसमें से किसका प्रयोग करते हैं, तो ग्राफिक्स डिजाइन सॉफ्टवेयर का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर जो सही आंसर है 59 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो किसी भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर श्रेणी में छवियों और ग्राफिक्स बनाने और संपादन करने के लिए ग्राफिक्स डिजाइन सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। बी आंसर करेक्ट उत्तर है। अगला देखेंगे 60 नंबर क्वेश्चन, जिसमें है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑडियो और वीडियो फाइल को चलाने के लिए उपयोग किया जाने वाला मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है। तो पहला माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, तो ये तो मल्टीमीडिया प्लेयर से कोई संबंध नहीं है। एडोब फोटोशॉप का भी संबंध इससे नहीं है। वीएलसी मीडिया प्लेयर का संबंध इससे है। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा भाई 60 नंबर का सी वाला करेक्ट उत्तर। चलिए 61 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, जिसमें क्वेश्चन आया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा ईमेल क्लाइंट सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है। ईमेल क्लाइंट का एक उदाहरण पूछा गया है जिसका उपयोग ईमेल भेजने और प्राप्त करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर फोटोशॉप, तो फोटोशॉप से फ़ोटो बनाया जाता है, ये सबको पता ही है। ठीक है, फोटोशॉप से हम फोटो का प्रयोग करते हैं तो ये होगा नहीं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंतर्गत तो ऐसा कुछ है नहीं। आउटलुक आपका सही ऑप्शन होगा। आउटलुक क्या है, एक प्रकार का ईमेल क्लाइंट सॉफ्टवेयर है जो कि ये माइक्रोसॉफ्ट से ही संबंधित है। ठीक है भाई, तो सी आंसर करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 62, और इसमें पूछा गया है आपसे कि वर्ड स्क्रीन का एक कौन सा क्षेत्र वर्तमान में खुले दस्तावेजों के नाम से प्रदर्शित करता है। तो भैया इसमें हो जाएगा आपका टाइटल बार सही आंसर होगा, क्योंकि वर्ड स्क्रीन में जो टाइटल बार होता है वो दस्तावेज के नाम से वहीं पर टाइटल में ही मिलता है, टाइटल बार में ही दिखता है। ठीक है, डी आंसर लगा दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 63 है, कौन सी सुविधा आपको वर्ड दस्तावेज में टेक्स्ट को तुरंत खोजने और बदलने की अनुमति देती है। पहला दिया गया है यहाँ पर स्पेल चेक, तो स्पेल चेक के माध्यम से आप स्पेलिंग के एरर को देख पाते हैं। यहाँ फाइंड एंड रिप्लेस, बिल्कुल फाइंड और रिप्लेस के माध्यम से दस्तावेज में, ठीक है, हम कोई भी टेक्स्ट को तुरंत खोज सकते हैं और उसको वहीं से बदल भी सकते हैं। तो आंसर हो जाएगा आपका इसमें 63 नंबर का बी करेक्ट उत्तर। चलिए 64 नंबर क्वेश्चन है, वर्ड में डिफ़ॉल्ट स्थान क्या है। वर्ड में जो डिफ़ॉल्ट स्थान है वो क्या होता है, जहाँ पर प्रोग्राम आपके द्वारा किसी दस्तावेज को खोलने या सहेजने पर फाइल को ढूंढता है, तो वो आपका हो जाता है माय डॉक्यूमेंट के अंतर्गत हम किसी भी प्रोग्राम के द्वारा किसी दस्तावेज को खोलने या सहेजने पर उस फाइल को ढूंढ सकते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टेक्स्ट की एक पंक्ति को शुरुआत में सम्मिलन बिंदु को स्थानांतरित करने के लिए किस की का उपयोग किया जाता है। तो इसमें होम टैब का हम प्रयोग करते हैं किसी भी
टेक्स्ट को एक पंक्ति की शुरुआत में सम्मिलित बिंदु को स्थानांतरित करने के लिए। ठीक है, तो ए आंसर करेक्ट उत्तर हो जाएगा इसका। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 66 जिसमें है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अंतिम क्रिया को पूर्ववत करने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है? तो Ctrl+Z किया जाता है। ठीक है, Ctrl+Z के माध्यम से हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अंतिम क्रिया को पूर्ववत कर सकते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला देखेंगे 67 नंबर क्वेश्चन जिसमें है कि वर्ड में कौन सा फीचर आपके टाइप करते ही गलत शब्दों के लिए स्वचालित रूप से सुधार का सुझाव देता है? तो वो देता है ऑटो करेक्शन। ऑटो करेक्शन का कार्य ये करता है। ठीक है भाई, तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, लगा दीजिएगा ऑटो करेक्ट। इसके माध्यम से जब हम वर्ड में कोई भी काम कर रहे होते हैं और जैसे ही कोई गलत स्पेलिंग टाइप करते हैं तो तुरंत ऑटो करेक्शन शो करता है। ठीक है, सी आंसर करेक्ट उत्तर है। अगला देखेंगे 68 नंबर क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कौन सा टूल आपको दस्तावेज में वर्तनी त्रुटि की जांच करने और उनको ठीक करने का मदद करता है? तो है स्पेलिंग चेकर। स्पेलिंग चेकर के माध्यम से हम वर्तनी त्रुटि की जांच करते हैं और उनको वहीं से ठीक कर सकते हैं। तो ऑप्शन सी हो जाएगा 68 नंबर प्रश्न का सही आंसर। 69 नंबर क्वेश्चन आ चुका है जिसमें प्रश्न पूछा गया था कि व्हाट इज द रेड अवे अंडरलाइनिंग इन वर्ड इंडिकेट, यानी कि वर्ड में लाल लहरदार जो रेखांका है वो क्या दर्शाती है, ये आपको बताना है। तो भैया वो दर्शाती है स्पेलिंग एरर को। क्या दिखाती है? स्पेलिंग एरर को दिखाती है, यानी कि आपका बी आंसर हो जाएगा। स्पेलिंग संबंधी त्रुटि को दिखाती है। आप वर्ड में जब काम कर रहे होते हैं, कोई भी वर्ड टाइप कर रहे होते हैं, तो किसी भी आपने मान लिया कोई एक वर्ड टाइप किया, जैसे यहाँ पर स्पेलिंग लिखा, तो स्पेलिंग में आपने आई नहीं लगाया तो उसमें रेड लाइन ऐसे ऐसे आ जाएगी। ठीक है, तो ये क्या दिखाती है कि ये भाई जो आपने लिखा है ना उसमें कुछ त्रुटि है। ठीक है, तो ये स्पेलिंग एरर दिखाता है। ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन है कि वर्ड में कौन सा संरेखण विकल्प टेक्स्ट को बाएं और दाएं दोनों मार्जिन पर संरेखित करता है जिससे पैराग्राफ के दोनों ओर एक साफ किनारा बनता है? ठीक है, तो ये कौन सा कार्य ये करता है भैया? ये कार्य जो करता है वो करता है जस्टिफाई ये वर्क करता है। ऑप्शन सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए 71 नंबर क्वेश्चन जिसमें है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पेज मार्जिन को समायोजित करने का उद्देश्य क्या होता है? तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पेज मार्जिन को समायोजित करने का जो उद्देश्य होता है वो होता है किसी पृष्ठ पर सामग्री के चारों ओर सफ़ेद स्थान की मात्रा को नियंत्रित करना। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी, करेक्ट उत्तर हो जाएगा आपका भैया सी। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72 नंबर जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखेंगे कि वर्ड में पेज ब्रेक फीचर का उद्देश्य क्या है? हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जब कार्य कर रहे होते हैं तो उसमें हमें बहुत सारे फीचर देखने को मिलते हैं और उसी फीचर में एक है पेज ब्रेक। तो पेज ब्रेक जो फीचर है उसका उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य पहला ऑप्शन कह रहा है कि पेज पर एक क्षैतिज रेखा डालने के लिए। बिल्कुल ऐसा तो इसका कोई मतलब नहीं है। पेज नंबर डालने के लिए तो पेज नंबर पहले से ही डाल देते हैं तो वो सीरियल बाई सीरियल चलता है। यहाँ पर सी आंसर होगा दस्तावेज के किसी विशिष्ट स्थान पर एक नया पृष्ठ प्रारंभ करने के लिए हम पेज ब्रेक का प्रयोग करते हैं। आंसर सी आपका करेक्ट उत्तर है। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 73 जिसमें पूछा गया आपसे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मेल मर्ज मुख्यतः किसके लिए किया जाता है? मेल मर्ज ऑप्शन ए आपका कह रहा है कि ईमेल भेजना और प्राप्त करना। बी ऑप्शन है कि वैयक्तिकृत दस्तावेज बनाने के लिए किसी दस्तावेज को डेटा स्रोत के साथ समयोजित करना। सी है वेब पेज डिजाइन करना और डी दिया गया टेबल और चार्ट बनाना। तो इसमें से जो सही उत्तर आपका हो जाएगा भैया 73 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यानी कि वैयक्तिकृत दस्तावेज बनाने के लिए किसी दस्तावेज को डेटा स्रोत के साथ संयोजित करना, यही कार्य किसका है? मेल मर्ज का मुख्यतः कार्य है। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 74। और इस 74 नंबर प्रश्न में क्वेश्चन आया हुआ है कि वर्ड में दस्तावेज गुण का उद्देश्य क्या है? तो वर्ड में दस्तावेज गुण का जो उद्देश्य होता है वो होता है दस्तावेज के बारे में जानकारी प्रदान करना, जैसे कि लेखक और शीर्षक। ठीक है भाई, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा सी। 74 का ऑप्शन सी करेक्ट उत्तर है। 75 नंबर प्रश्न जो कि इस प्रश्न पत्र का लास्ट ये आपका प्रश्न है। ठीक है, जिसमें पूछा गया है कि एक्सेस में ऑटोसोमल
ड्रॉप डाउन मेनू से निम्नलिखित में से कौन सा गणितीय फंक्शन चुना जा सकता है। तो गणितीय फंक्शन में आएगा सम, काउंट, एवरेज और मैक्सिमा और मिनिमा। ठीक है, यहाँ पर ए आंसर करेक्ट उत्तर हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद दोस्तों आपको प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगी, लगभग 3 से 4 विश्वविद्यालय के क्वेश्चन पेपर और 3 मॉडल पेपर मैंने बना रखे हैं और 100 क्वेश्चन के हैं, तो उन मॉडल पेपर को भी देख लीजिएगा। सेम प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। जब आपका प्रश्न पत्र हो जाए, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9984947535। इस पर आप लोग अपना पेपर व्हाट्सअप कर दीजिएगा ताकि आपको सॉल्यूशन पेपर या आंसर की प्रोवाइड की जा सके। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।